बच्चों, मैं आशीष सर आज के लिए फिर से लेके आया हूँ सेट थियरी यानी समुच्चय सिद्धांत पार्ट 2। आइए जरा डिस्कस करते हैं कि जितना हम लोग ने पढ़ रखा था उसी के आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बच्चों जरा ध्यान देंगे क्या कि आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट, ठीक है, यानी समुच्चयों के प्रकार बच्चों, ठीक है, समुच्चयों के क्या प्रकार। अब जरा ध्यान देंगे, समुच्चयों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इससे पहले वाले वीडियो में हमने बच्चे क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, जरा ध्यान दें। हमने डिस्कस किया था समुच्चय क्या होता है, समुच्चय का संकेतन क्या होता है, उसको कैसे डिनोट करते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा उसको निरूपित करते हैं और उनमें जो अवयव होते हैं उसको अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा निरूपित करते हैं। और बच्चों हमने ये देखा था कि समुच्चय को हम लोग समुच्चय का निर्माण कितने प्रकार से करते हैं। तो समुच्चय का निर्माण हम लोग दो विधियों से किए थे। पहला जो था वो रोस्टर विधि था, दूसरा जो था रोस्टर विधि या तालिका विधि या इस तरीके से बोलते हैं। दूसरा विधि जो था बच्चों हम लोग का वो गुण विधि था, या इसी को हम लोग बोलते थे, याद होगा आपको, समुच्चय निर्माण विधि। क्लियर है। आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि संख्याओं के समुच्चय पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पूरे 7 संख्याओं के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें प्राकृतिक संख्या यानी जो हमारे नेचुरल नंबर हुआ करते थे, इस तरीके से आगे पूर्णांकों का समुच्चय, हम लोग पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, फिर पूर्णांकों को 3 वर्गों में विभाजित किया था हमने, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, और तीसरा जो था नहीं धनात्मक नहीं ऋणात्मक पूर्णांक। और आगे बच्चों हम लोगों ने देखा था कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि वास्तविक संख्या क्या होता है और समृद्ध संख्या क्या होता है, उनके सारे समुच्चय के बारे में बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे समुच्चयों के प्रकार के बारे में, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें पहला है पहला हम लोग का है एकल समुच्चय। क्या है बच्चों? एकल समुच्चय। क्या है? एकल समुच्चय। ठीक है बच्चों, क्या है? एकल समुच्चय, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। नाम से ही पता चल रहा है कि एकल समुच्चय का मतलब, ध्यान दे बच्चों, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक ही अवयव हो। फिर से सुनिए, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक ही अवयव हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट बोलेंगे या एकल समुच्चय बोलेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में मैं ध्यान बताऊं आपको, तो अगर किसी सेट में एक अवयव है तो ये हमारा सिंगलटन सेट है। दूसरा अगर कोई सेट हम लोग ले ले बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दें। अगर हम लोग आते हैं गुण विधि में, अगर कोई सेट लिखा हो, जरा ध्यान देंगे कि x सच दैट कि x² + 4 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, और x बिलोंगिंग टू हमारा रियल नंबर है। तो जरा ध्यान देंगे बच्चों कि ये क्या हमारा एकल समुच्चय है। अगर कोई पूछ दे कि बताएंगे बच्चों कि ये हमारा एकल समुच्चय है कि नहीं, तो कुछ नहीं करना है, इनको जरा ध्यान देना है बच्चों कि अगर इनको हम लोग सॉल्व करें, और ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है बच्चों, बिल्कुल है। अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आएगी। जरा ध्यान दें कैसे कैसे क्या आएगा, वो जरा देख लेते हैं। तो अगर मैं लिखूं x² + 4 इज इक्वल टू 0 है, तो इसको लिखा जाता है x इज इक्वल टू -4, और इनको जरा ध्यान दें बच्चों, तो x इज इक्वल टू ±√/-4 लिखा जा सकता है, और इनको लिख सकते हैं ±√/4 इंटू, बोलो बेटा कितना, रूट में -1। बोले यहाँ तक कोई समस्या है बच्चों? यहाँ तक तो कोई समस्या है नहीं है। अब जरा ध्यान दें कि हमने -1 को अभी पढ़ा था आयोटा, तो इसको लिख सकते हैं +- और रूट में 4 की वैल्यू बच्चों 2 होती है, यानी 2 आयोटा हो गया। बोलो ठीक है बच्चों। और इनको हम लोग बोले थे बच्चों, ये बिलोंग कहाँ करेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर में। जबकि बिलोंग कहाँ कराना है इसको, यानी जो x है वो बिलोंग कहाँ करना चाहिए था? रियल नंबर में। ऐसा है क्या? नहीं है। x हमारा बिलोंग कर रहा है क्या रियल नंबर में? नहीं। जबकि x कहाँ बिलोंग कर जा रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर में बच्चों। x कहाँ बिलोंग कर रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर में, यानी +-2 आयोटा अवयव है किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर में। जबकि चाहिए क्या बच्चों? हमको चाहिए था वास्तविक संख्या, यानी इसका मतलब इसमें कोई अवयव नहीं है। परिभाषा क्या कही गई थी बच्चों? परिभाषा ये कही गई थी कि ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक ही अवयव हो, तो उसको बोलेंगे एकल समुच्चय। क्या इसमें कोई अवयव है? तो बोलेंगे नहीं, इसका मतलब ये हमारा एकल समुच्चय नहीं है। आगे जरा ध्यान देते हैं कि एक कोई और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए वो सेट हमारा C है, ये पहला था, ये बच्चों दूसरा है, और ये तीसरा हो गया। ये कोई सेट हमारा C है, इसमें मान लेते हैं कि x सच दैट x हमारा जो बिलोंग कर रहा है वो इंटीजर है। नहीं, x हमारा क्या है? इंटीजर है, और x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन क्या है? ध्यान से सुनेंगे, ग्रेटर देन 4 है।
ठीक है, और लेस देन 6 है, यानी ऐसा कोई इंटीजर, क्या हमारे पास ऐसा कोई इंटीजर है जो 4 से बड़ा हो और क्या हो 6 से छोटा हो? फिर से बच्चों, ऐसा कोई हमारे पास पूर्णांक है जो 4 से बड़ा हो और 6 से क्या हो छोटा हो? तो कहेंगे बिल्कुल है सर। वो है क्या? तो बोलोगे सर केवल और केवल 5 होगा ना बच्चों, केवल और केवल क्या होगा 5 होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो सेट लिखा है, ये सेट सी जो है वो क्या है सिंगल्टन सेट है कि नहीं बच्चों? तो बोलेंगे बिल्कुल है सर। क्लियर है, ये हमारा सिंगल्टन सेट है। क्लियर है कि नहीं बच्चों? ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं बच्चों, जरा ध्यान देंगे कि अगर ये कोई हमारा सेट डी है, कैसा है कि x सच दैट कि x + 2 = 9 है बच्चों। ठीक है, x + 2 = 9 है, और यहाँ बोला गया x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ध्यान देंगे बच्चों, x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो इनको जरा सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, जरा ध्यान देंगे, इसको सिंप्लीफाई करूं तो 2 को उधर करेंगे तो 9 में से बच्चों अगर 2 जाएगा तो 7 बचेगा। इसका मतलब है कि सेट में क्या आने वाला है 7 आने वाला है। क्लियर है, और सेट में 7, और एक चीज का जरा ध्यान देंगे बच्चों कि इस 7 अगर है तो क्या हमारा 7 नेचुरल नंबर है कि नहीं? तो बोलेंगे बिल्कुल है 7 नेचुरल नंबर। इसका मतलब इसमें 7 एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है, एग्जिस्ट करने का मतलब बच्चों कि इसमें 7 होगा। क्लियर है ना, क्योंकि ये हमारा नेचुरल नंबर है, इसका मतलब ये भी क्या है हमारा एकल समुच्चय होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे, इनसे इन सभी एग्जाम्पलों से हमने ये सीख लिया कि एकल समुच्चय क्या होता है। ठीक है, ऐसा समुच्चय इसमें केवल और केवल क्या हो एक ही अवयव हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों अगला समुच्चय पर। अगला समुच्चय क्या है बच्चों? हम लोग पढ़ेंगे अगला समुच्चय हम लोग का है रिक्त समुच्चय। क्या है बच्चों? दूसरा जो हम लोग का है उसको बोलते हैं क्या? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय। क्लियर है बच्चों, रिक्त समुच्चय। इसी को बच्चों बोलते हैं नल सेट। क्या बोलेंगे? नल सेट। इसी को बच्चों बोलते हैं वाइड सेट, वाइड VOID वाइड सेट, या इसी को बोलते हैं बच्चों इम्पटी सेट। इम्पटी सेट। क्लियर है, इम्पटी सेट, नल सेट, वाइड सेट या इम्पटी सेट बोलते हैं बच्चों। ठीक है, आइए जरा ध्यान से समझे, नाम से ही पता चल रहा है कि रिक्त समुच्चय। रिक्त का मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव मौजूद ना हो। क्लियर है, तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं कहूं कि अगर ये कोई सेट है, ठीक है, इसमें क्या कोई अवयव है? तो बोलेंगे बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं, इसमें कोई अवयव नहीं है। तो जरा ध्यान दे बच्चों, एक चीज और क्या कि जो रिक्त समुच्चय होता है इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? बोलते हैं फाई से डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे? फाई से। इस सिंबल को फाई बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? फाई। और यानी कोई खाली ब्रैकेट है तो उसको हम लोग फाई लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों? फाई लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान दें कि एक और रोस्टर में कोई ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जरा ध्यान दीजिए, क्या है कि x सच दैट कि x² + 5x + 6 = 0। क्लियर है, और मैं ये लिख दे रहा हूँ कि x बिलोंगिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या ये हमारा जो लिखा गया सेट है वो रिक्त समुच्चय है बच्चों? ये पहला था, इसको अगर दूसरा सेट लेना जाए तो B नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि ये जरा बताएं क्या ये जो सेट लिखा हुआ है वो हमारा क्या रिक्त समुच्चय है या नल सेट या वाइड सेट है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सर ये वाइड सेट है। कारण क्या है बच्चों? जरा ध्यान देंगे, कारण क्या है कि अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं और फिर से अगर हम लोग सेट बनाएं, ठीक है, अगर फिर से हम लोग सेट बनाएं तो उस केस में क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो क्या क्या निकल के आएगी? तो x की वैल्यू आप देखेंगे तो निकल के आएगी -3 और -2। और जरा ध्यान दें, क्या x जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, यानी इस सेट में ये दोनों एलिमेंट हल्लाई नहीं करने चाहिए, ये दोनों एलिमेंट इसमें होने नहीं चाहिए। इसका मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो। क्लियर है बच्चों, ऐसा कोई हमारे पास एलिमेंट नहीं है जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा नल सेट है। क्या है बच्चों? नल सेट। क्लियर है, नल सेट। एक आपको एग्जांपल और देख सकते हैं, जरा ध्यान दें कि ये कोई हमारा सेट सी है। ठीक है, इसमें एलिमेंट कैसे हैं? तो x सच दैट कि या x इस तरीके से लिखें, x + 5 = 2 लिख लीजिए। और कंडीशन क्या है बच्चों कि x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर कर दीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए बच्चों, इसको क्या कर दिया जाए? सिंप्लीफाई कर दिया, यानी इसको सरल किया जाए तो 5 उधर जाएगा तो 2 में से 5 गया तो कितना बचेगा बच्चों? -3। अब जरा ध्यान दें कि -3 क्या है? ये बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में? -3 क्या बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में? तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और हो नहीं सकता इसका मतलब क्या है कि अगर मैं C को फिर से लिखना चाहूं तो C को लिखा जाता है खाली सेट, और खाली सेट इसका मतलब ये हमारा क्या है? खाली सेट है। तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा नल सेट है बच्चों। ठीक है, ध्यान से समझेंगे।
यानी सीधा सीधा परिभाषा ये है बच्चों कि ऐसा कोई सा भी अवयव जिसमें एक भी अवयव मौजूद ना हो, एक भी अवयव क्या होना नहीं चाहिए, मौजूद नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा नल सेट होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप ढेर सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपके बुक्स में भी बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल होंगे, उनको देखिए और वहां से आप सॉल्व करिए। जो भी डाउट होता है वो कमेंट में लिखिए। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, ध्यान देंगे। थर्ड नंबर, ठीक है, थर्ड नंबर हम लोग का बच्चों है परिमित समुच्चय। ठीक है, परिमित समुच्चय। ठीक है बच्चों, परिमित समुच्चय, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों फाइनाइट सेट। पढ़ा होगा आपने, फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट बोलते हैं इसको। ठीक है, फाइनाइट सेट। जरा ध्यान दें बच्चों, फाइनाइट सेट क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि परिमित समुच्चय। क्लियर है? नाम से ही पता चल रहा है कि परिमित, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो या निश्चित हो। ठीक है, तो ऐसे समुच्चय को हम लोग क्या बोलेंगे? परिमित समुच्चय बोलेंगे। और इसकी दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं कि बच्चों की ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों को अंत तक, ठीक है, गिना जा सके, यानी प्रारंभ से अंत तक गिना जा सके, तो ऐसे समुच्चय को हम लोग क्या बोलेंगे? परिमित समुच्चय बोलेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू मान लेते हैं अगर 100 तक है। इसका मतलब क्या है कि ये इसमें जो है अवयवों की संख्या वो निश्चित है ना, निश्चित है। तो ऐसे समुच्चय को क्या बोलेंगे? परिमित समुच्चय। अगला देख लेते हैं कि अगर मैं ऐसा लिख दूं, दूसरा एग्जाम्पल कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट कि x बिलोंगिंग टू हमारा इंटीजर है। क्लियर है? और x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जो भी है, मान लेते हैं अगर ऐसा कह दूं कि 1 है और लेस देन और इक्वल टू मान लेते हैं अगर, ठीक है, 5000 है, तो उस केस में क्या होगा कि ये भी हमारा सेट की कैटेगरी में, जैसे फाइनाइट सेट की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि हमको पता है कि इसमें कितने एलिमेंट है, तो बोलेंगे 5000 एलिमेंट है सर, है ना, 5000 एलिमेंट है। मतलब सीधा सीधा बात ये है, जरा ध्यान दे बच्चों, कि इसमें फाइनाइट सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो फाइनाइट होंगे। ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है कि इनफाइनाइट हो जाए, या फिर ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा ना होना चाहिए कि नंबर को हम लोग काउंट ही ना कर पाए, या जो भी एलिमेंट उसमें हम लोग काउंट ना कर पाए कि उसमें कितने एलिमेंट हैं सेट में। क्लियर है ना? आगे जरा देखते हैं। तो ये एग्जांपल हो गया फाइनाइट सेट के बारे में। फोर्थ देखते हैं, इसमें जो हमारा टाइप है फोर्थ, उसको बोलते हैं अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, ठीक है बच्चों, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। क्लियर? अपरिमित समुच्चय, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। क्लियर है? इनफाइनाइट सेट, नाम से ही पता चल रहा है ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या क्या हो? अपरिमित हो, अनंत हो। ठीक है, उनको क्या हम लोग बोलेंगे बच्चों? इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। और एक चीज जरा ध्यान दें, इनफाइनाइट सेट का मतलब, अब जैसे जितने भी नंबर हम लोग ने जितने भी नंबर्स का हमने सेट पढ़ा है अभी तक, नेचुरल नंबर जो जितने भी सारे सेट हैं, वो सारे के सारे सेट जो हैं, वो सारे के सारे सेट किसके अंतर्गत आएंगे? अपरिमित समुच्चय के अंतर्गत आएंगे। यानी बच्चों अगर कह दिया जाए कि नेचुरल नंबर का सेट क्या है, नेचुरल नंबर का सेट क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर ये अपरिमित समुच्चय है, यानी इनफाइनाइट सेट है। आपसे पूछ दिया जाए कि होल नंबर का सेट क्या है, तो बोलेंगे इनफाइनाइट सेट है ना। आगे बढ़ते हैं, ये प्राकृतिक संख्या, ये पूर्ण संख्या, ये पूर्णांक है। आगे बढ़े तो हम लोग को रेशनल नंबर पढ़ा था, इररेशनल नंबर पढ़ा था, रियल नंबर भी पढ़े थे और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे। याद है बच्चों? इसका मतलब क्या है कि जितने टाइप के अभी भी नंबर का हमने सेट पढ़ा है, वो सारे के सारे नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? इनफाइनाइट सेट के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है ना? इनफाइनाइट सेट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? फिफ्थ नंबर बच्चों, समुच्चय। अगला है समुच्चय, समुच्चय समुच्चय की कार्डिनल संख्या, कार्डिनल संख्या या कोटि क्या होती है? ठीक है, कोटि क्या होती है? ठीक है, कार्डिनल नंबर या आर्डर इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों क्या? कार्डिनल
नंबर आर ऑर्डर ऑफ अ सेट। ठीक है, फिर से बच्चों सुन लीजिए, समुच्चय की कार्डिनल संख्या या कोटि क्या होती है। समुच्चय की कार्डिनल संख्या या कोटि क्या होती है, इसमें ध्यान देंगे बच्चों कि समुच्चय कैसा होना चाहिए, ये समुच्चय कैसा होना चाहिए। तो याद रखेंगे बच्चों, जब कभी भी किसी समुच्चय की कार्डिनल संख्या या कोटि बताते हैं, उसमें दो चीजों का ध्यान रखेंगे, दो चीजों का ध्यान रखेंगे। पहला क्या होना चाहिए कि ये जो समुच्चय होना चाहिए वो फाइनाइट सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? फाइनाइट सेट होना चाहिए। ठीक है, फाइनाइट सेट, क्लियर है ना? जो भी हमारा सेट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? फाइनाइट सेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। क्लियर है ना? सेट कैसा होना चाहिए? परिमित समुच्चय। अब जरा ध्यान दीजिए कि कोई एक बेसिकली हम लोग सेट लेते हैं जो परिमित होना चाहिए। अब जरा देखिए 1 2 3 4 5 6, क्लियर है ना? ये हमारा सेट हो गया। इसमें अगर इसकी कार्डिनल संख्या बतानी, इस सेट की कार्डिनल संख्या हमको बतानी है, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग? इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? नंबर ऑफ ए। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये नंबर ऑफ ए का मतलब ये है कि सेट ए की कार्डिनलिटी को शो कर रहा है। और कार्डिनलिटी होता क्या है? तो नंबर ऑफ ए का मतलब क्या होता है? यानी कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए की बात मैं करूं, जरा ध्यान देंगे बच्चों, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, सेट ए, यानी इस सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। किसी भी फाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी जो होती है, यानी सेट ए की कार्डिनलिटी जो होती है, उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। यानी मैं पूछूं कि कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना होगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना होगा, तो आप जरा काउंट करो कि इसमें कितने एलिमेंट हैं। काउंट किया जाए तो 1 2 3 4 5 और 6 होगा। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी बच्चों? 6 होगी। इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई? 6 हो गई। आप ऐसे समझ सकते हैं, यानी कोई सा भी फाइनाइट सेट है तो अगर उसकी कार्डिनलिटी चेक करनी हमको है, तो उस सिचुएशन में आप बता सकते हो कि उसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी। उसमें बस नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट करना है और वो नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी होगा वो उस सेट की कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है ना? एक चीज और जरा ध्यान दें कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सेट का ऑर्डर भी बोलते हैं। याद रखेंगे, कार्डिनलिटी बोलते हैं या सेट का क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। अच्छा, जरा ध्यान दीजिएगा कि इसको हम लोग इनफाइनाइट सेट में क्यों नहीं अप्लाई करते? अगर मान लीजिए इसको हम अप्लाई करना चाहें, किसमें? इनफाइनाइट सेट में। इनफाइनाइट सेट में अगर इनफाइनाइट सेट यानी अपरिमित समुच्चय में अप्लाई करना चाहे तो क्यों नहीं अप्लाई करते हैं? जरा ध्यान दें बच्चों, क्योंकि इनफाइनाइट सेट में हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट नहीं कर पाएंगे, है ना? नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में यहाँ पे फाइनाइट सेट की ही कार्डिनलिटी निकलती है, इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी नहीं निकालेंगे हम लोग। ठीक है, इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी नहीं निकालेंगे हम लोग, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, जरा ध्यान देंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। कार्डिनलिटी क्या होती है? किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट को, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे नंबर जो होंगे उनकी जो संख्या होगी वो कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करेगी उस सेट की। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं 6 नंबर। अब जरा ध्यान दें बच्चों, कुछ बेसिक चीजें हैं उनको समझ लेते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, एक कुछ टर्मोलॉजी है, इनको भी देख लेते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा क्या क्या कि अगर ऐसा कहीं सिंबल मिल जाए, ठीक है बच्चों, अगर ऐसा कहीं सिंबल मिल जाए तो इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। याद रखेंगे बच्चों, इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। इसी को सॉरी इसी को शॉर्ट में बच्चों क्या बोलते हैं? इसी को शॉर्ट में बोलते हैं IFF। हिंदी में इसको समझे जरा, तो इसका मतलब होता है केवल और केवल तभी। क्लियर है बच्चों? केवल और केवल तभी, इसका मतलब बस बच्चों समझते रहें। बाकी हम लोग डिफिनीशन बनाएंगे और जो भी आगे पढ़ने वाले हैं सॉरी उसमें इनका यूज होने वाला है। क्लियर है ना? आगे ये ध्यान रखते हैं। अगला हम लोग का है समान समुच्चय बच्चों, समान समुच्चय। क्लियर है ना? समान समुच्चय क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या? इक्वल सेट। क्लियर है ना? इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट, इसको जरा समझते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। इक्वल सेट क्या होता है? ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए कि इक्वलिटी की बात कहाँ करते हैं? जहां पे दो पर्सन हो या दो कोई चीज अगर
जहाँ पे दो लोग होंगे तहाँ पे हम लोग इक्वलिटी या फिर सिमिलरिटी की बात करते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इक्वलिटी की बात करता हूँ तो वहाँ पे दो सेट की जरूरत होगी। अब जरा डिफिनेशन समझते हैं, और थ्योरेटिकली डिफिनेशन है, इसका मैथमेटिकली डिफिनेशन भी हम लोग समझेंगे, यानी गणितीय इसका परिभाषा भी समझेंगे, और जो भी थ्योरेटिकली मतलब होता है सैद्धांतिक परिभाषा। ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान सुनिएगा, जो सैद्धांतिक परिभाषा हम लोग का है तो वो है क्या एक्चुअली, इसके बारे में जरा समझते हैं। सैद्धांतिक परिभाषा में यह है कि अगर एक समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय बी है, ठीक है, तो समुच्चय ए और समुच्चय बी को अगर हम लोग को बराबर कहना है तो हम ये कहेंगे ये तभी पॉसिबल है या ये तभी संभव है जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में भी हो और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में भी हो। तो अगर ऐसा कोई टर्मोलॉजी या ऐसा कोई कंडीशन होता है तो हम लोग बोलते हैं क्या कि सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल। फिर से बच्चों समझते हैं, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में हो, तो इस सिचुएशन में समुच्चय ए और समुच्चय बी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये तो हमारा रहा थ्योरेटिकली डिफिनेशन। मैथमेटिकली जरा इसको समझते हैं, जरा ध्यान देंगे बच्चों। मैथमेटिकली मैं क्या लिख रहा हूं कि a इज इक्वल टू बी, एक सेट हमारा a हो गया, दूसरा सेट b हो गया, ये केवल और केवल तभी बराबर होंगे। नहीं, इसको बोलते हैं a और b बराबर है कब, केवल और केवल तभी जब, ठीक है, x ऐसा है कैसा है कि x जो है कोई एलिमेंट है, मान लेते हैं x कोई एलिमेंट है जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेट A में, ठीक है, और यही इंप्लाई कर रहा है। इंप्लाई का मतलब बच्चों होता है ये इसको इंगित करता है कि इसको आगे की ओर प्रोसीड कराता है कि x बिलोंग कर जाए कहाँ, B में। फिर से बच्चों जरा ध्यान से सुनेंगे कि x ऐसा है कैसा है कि x जो है वो बिलोंग कोई एलिमेंट है जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेट A में, और वही x कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेट B में। लेकिन ये तो बात है कि कोई जो एलिमेंट सेट A में बिलोंग कर रहा है वही एलिमेंट सेट B में बिलोंग कर रहा है, और अभी थ्योरेटिकली परिभाषा पढ़ेंगे कि जो एलिमेंट सेट B में है वही एलिमेंट कहाँ होना चाहिए, सेट A में होना चाहिए। तो रिवर्स कर देंगे, है ना, जो एलिमेंट सेट A में है वही एलिमेंट सेट B में है। आगे फिर से बोलते हैं सेट B में जो एलिमेंट है, सेट B में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट सेट A में है। इसका मतलब क्या है कि सेट A और सेट B आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। इसका मतलब बस इतना सा समझ ले बच्चों, जरा ध्यान दें। इसका मतलब यहाँ पे इस वाले सिंबल का मतलब बस इतना सा है, इसका मतलब हमने उस सिंबल में वहां पे दिखा दिया है कि अगर रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे, जरा ध्यान दें, अगर ये कंडीशन कहीं दिखता है तो वहां पे हम लोग a इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं, यानी सेट a और सेट b बराबर होंगे, और कहीं सेट a और b को बराबर दिखाना है तो ये हम लोग डिफिनेशन याद रख लेंगे। क्लियर है ना बच्चों, ये हमारा मैथमेटिकल डिफिनेशन है और इसको हम लोग याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि इनका हम लोग कई थ्योरम या कई प्रमेय पढ़ेंगे अभी, तो वहां पे हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, तो उस पर इसको ध्यान रखना है। क्लियर है ना, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर, एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, जरा ध्यान देंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में देखते हैं, अगर मान लीजिए ये कोई सेट हमारा पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। क्लियर है ना, और एक दूसरा कोई सेट है, जरा ध्यान दें कि x सच दैट कि x की वैल्यू जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू 5 है। अब जरा ध्यान दें बच्चों, ये एक्चुअली किसमें है, तो ये रोस्टर में है और ये किसमें है, गुण विधि में लिखा है, लेकिन दोनों को ध्यान से कर देखें तो ये नेचुरल नंबर का सेट है, कहां से कहां तक, x लेकर के 5 तक, और ये भी x लेकर के 5 तक लिखा है। इसका मतलब क्या है, सेट A और सेट B आपस में क्या है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। सही है ना। आइए एक दो एग्जांपल और देखते हैं। दूसरा देखिए, जरा ध्यान देंगे आप कि a इज इक्वल टू, मान लेते हैं इसमें कोई एलिमेंट 5 है, एक एलिमेंट क्या है इसमें 5 है, और दूसरा कोई सेट हो गया B, कैसा है कि x सच दैट कि x की वैल्यू बिलोंग करी हमारे कहाँ, इंटीजर में, और कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन जो है वो कितना है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 और लेस देन कितना है, 6 है। तो इन दैट सिचुएशन यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि जो एलिमेंट सेट A में है वही एलिमेंट सेट B में, क्योंकि सेट B को अगर ध्यान से देखें तो सेट B में केवल एक ही एलिमेंट ऐसा होगा 5 जो क्या होगा इन दोनों के बीच में हो गया 4 और किसके बीच में 6 के बीच में, जो क्या है पूर्णांक है। क्लियर है ना, इसका मतलब सेट A और सेट B आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओवरऑल कहने का मतलब ये है बच्चों कि सेट A का प्रत्येक अवयव सेट B में हो और सेट B का प्रत्येक अवयव सेट कहाँ हो, सेट किसकी सेट में हो, तो सेट B में होना चाहिए। क्लियर है ना, तो ये हमारे क्या हो गए, दो सेट इक्वल होते हैं। दो सेट इक्वल होने का ये मैथमेटिकली डिफिनेशन याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो सेट इक्वल कब होते हैं, ये कंडीशन है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग का जो है नेक्स्ट टाइप जो है वो टाइप नंबर कौन सा है, टाइप नंबर 7। ठीक है, टाइप नंबर 7। ठीक है बच्चों, टाइप नंबर 7 में जरा ध्यान देंगे, वो हम लोग का अगला है वो है समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय,
समतुल्य समुच्चय। क्लियर है? इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस सेट, इक्विवेलेंस। ठीक है बच्चों, इक्विवेलेंस सेट। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इक्विवेलेंस क्या क्या होता है या इक्विवेलेंस सेट क्या होते हैं। जैसे एक सेट हमारा ए हो गया और ये दूसरा कोई सेट हो गया बी, तो ये जो सिंबल है बच्चों इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस का सिंबल है। ये सिंबल क्या है? इक्विवेलेंस का सिंबल है, यानी सेट ए और सेट बी है। ठीक है, तो अगर इनके बीच में ये सिंबल लगा दे तो इक्विवेलेंस हो जाएगा। अब जरा ध्यान दें, सेट ए और सेट बी इक्विवेलेंस कब होते हैं? तो थ्योरेटिकली डिफिनेशन क्या होगा बच्चों? अगर सेट ए और सेट बी को अगर हम लोग को समतुल्य दिखाना है तो क्या होगा? अगर दो सेट ए और बी हैं, अगर उनको समतुल्य दिखाना है तो सेट ए का प्रत्येक अवयव, सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी के। यानी कहने का मतलब है दोनों सेट की कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए बच्चों। दोनों नंबर की कार्डिनलिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग समतुल्य समुच्चय की बात करेंगे तो जो दोनों सेट लेंगे वो फाइनाइट सेट होना चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट सेट में तो कार्डिनलिटी शो नहीं करती है कि नहीं? आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जरा ध्यान देंगे। तो वो तो रहा थ्योरेटिकली डिफिनेशन। अभी मैथमेटिकली डिफिनेशन अभी आपको समझा देता हूँ, जरा ध्यान देंगे। क्या है कि अगर ए और बी दो समुच्चय है, तो अगर इनको समतुल्य दिखाना है तो ए और बी समतुल्य तभी होंगे, केवल और केवल तभी। इफ एंड ओनली का सिंबल बच्चों ये है। क्या था डिफिनेशन में? तो हमने बोला था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी होना चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चों, ये हमारा डिफिनेशन हो गया। ये हमारा डिफिनेशन है कि दो सेट अगर इक्विवेलेंस होंगे, यानी पहला ए और दूसरा बी अगर इक्विवेलेंस है यानी समतुल्य है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बराबर होना चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी के। क्लियर है ना? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बच्चों, जरा ध्यान देंगे। एग्जाम्पल, क्लियर? एग्जाम्पल जरा ध्यान देंगे। अगर मान लेते हैं ये कोई सेट हमारा है ए बी सी डी, और ये कोई हमारा सेट अगला हो गया बी। ठीक है, मान लेते हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू हो गया। अब जरा ध्यान दें कि अगर मैं पूछूं कि क्या ए और बी इक्विवेलेंस सेट हैं, तो बोलेंगे बिल्कुल है सर कि ए इक्विवेलेंस किसके होंगे? बी के। कारण क्या है सर? तो नंबर ऑफ ए की मैं बात करूं, यानी कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए की बात करूं तो 4 होगा। क्लियर है ना? और कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी की बात करूं तो बच्चों कितनी होगी? वो भी 4 होगी। और दोनों ही केस में देखा जाए तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी है। अगर ये सिचुएशन है तो बच्चों ये किसको इंप्लाई करता है कि ए इक्विवेलेंस हो गया किसके? बी के। ए इक्विवेलेंस हो गया किसके? बी के। ठीक है, ए इक्विवेलेंस किसके हो गया? बी के। अच्छा बच्चों, एक चीज जरा ध्यान दें कि हम लोग एक नोट पढ़ रहे हैं, नोट इसको भी जरा ध्यान रखिएगा कि अभी जैसे इसके पहले क्या पढ़ा है? समान समुच्चय पढ़ा है, और उसके बाद अभी पढ़े हैं समतुल्य समुच्चय। ठीक है, जरा ध्यान से सुनेंगे कि अच्छा इसमें कंक्लूजन क्या निकल गया है दोनों ही केस में, कि समान समुच्चय जो होते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा हमने क्या बोल रहा हूं मैं, कि जो समान समुच्चय होते हैं वो समतुल्य समुच्चय होते हैं। फिर से सुनिए, समान समुच्चय समतुल्य समुच्चय होता है, लेकिन प्रत्येक समतुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं होता है। प्रत्येक समतुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं होता है बच्चों। कारण क्या है बच्चों? जरा ध्यान दें, समान समुच्चय होने के लिए समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में होना चाहिए, है ना? ऐसा है, डिफिनेशन हमने पढ़ा है। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में होना चाहिए, लेकिन क्या समतुल्य समुच्चय होने के लिए ऐसा होना है? बिल्कुल नहीं है। समतुल्य समुच्चय में एलिमेंट डिफर कर सकते हैं, बस उसकी कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए, है ना? कार्डिनलिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो मे भी हो सकता है कि ये दोनों सेट, अगर दो सेट समान होंगे तो 100% श्योर है कि वो जो है वो इक्विवेलेंस सेट होगा। क्लियर है? इक्विवेलेंस का मतलब बच्चों समतुल्य समुच्चय होगा। क्लियर है ना? तो हम एक नोट लिखते हैं, ध्यान सुनिएगा कि प्रत्येक समान समुच्चय प्रत्येक समान समुच्चय समतुल्य समुच्चय होता है। ठीक है, समतुल्य समुच्चय होता है। ठीक है, समुच्चय होता है, परंतु प्रत्येक समतुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं होता है। समान
समुच्चय नहीं होता। क्लियर है बच्चों? प्रत्येक समतुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं होता। फिर से मैं पढ़ देता हूं, प्रत्येक समान समुच्चय समतुल्य समुच्चय होता है। क्लियर है? परंतु प्रत्येक समतुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे बच्चों। बाकी इसका एक और टाइप है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं अभी, जस्ट ध्यान देंगे। एक लास्ट टाइप है, इसको देख लीजिए। ठीक है, 8 नंबर। ठीक है, ये लास्ट टाइप है बच्चों, बस इसको डिस्कस कर लेते हैं और ये खत्म भी हो जाएगा टाइप इसके। तो जो लास्ट टाइप है वो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त या इसी को बोलते हैं बच्चों विसंगित, विसंगित समुच्चय। असंयुक्त या विसंगित समुच्चय। क्लियर है? असंयुक्त का मतलब होता है डिसजॉइंट, या विसंगित का मतलब होता है बच्चों डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है डिसजॉइंट, यानी 2 सेट होंगे और दोनों आपस में क्या होंगे, अलग अलग होंगे, जुड़े नहीं होंगे, यानी कोई सा भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। सीधा सा बात है, अगर कोई सेट ए है और दूसरा सेट कोई बी है, क्लियर है, सेट एक कोई सेट ए है और दूसरा कोई सेट क्या है बच्चों, बी है, तो अगर मैं कहूं कि सेट ए और सेट बी डिसजॉइंट सेट है, यानी कहने का मतलब है कि असंयुक्त या विसंगित समुच्चय है, तो दोनों ही केस में क्या होगा कि सेट ए का जो एलिमेंट होगा, कोई सा भी एलिमेंट सेट बी में मौजूद नहीं होगा, और सेट बी का कोई सा भी एलिमेंट सेट ए में मौजूद नहीं होगा, यानी दोनों ही एलिमेंट क्या होंगे, अलग अलग होंगे। दोनों ही सेट में एलिमेंट क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है बच्चों, जरा ध्यान से सुनेंगे कि अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो ए कोई सेट हो गया बच्चों कितना, 1 2 3 4, अगला क्या हो गया, बी कोई सेट हो गया, इसमें मान लो ए बी सी और क्या हो गया बच्चों, डी हो गया। तो यहाँ पे ए जो है, ठीक है, बी, ए व बी, ठीक है, समुच्चय ए और जो बी है, और बी, ए और बी क्या होंगे, विसंगित समुच्चय होंगे, विसंगित समुच्चय होंगे, विसंगित समुच्चय, विसंगित समुच्चय होंगे। क्लियर है ना? ए और बी विसंगित समुच्चय होंगे। बच्चों इसके बारे में थोड़ा सा और हम डिटेल में पढ़ते, अगर आपके पास थोड़ा ऐसी और जानकारी होती है, भी मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसमें जरा ध्यान दें कि अगर 2 सेट ए है, पहला सेट ए है, दूसरा सेट अगर बी है, ए और बी 2 सेट हैं, तो अगर इनको हमको डिसजॉइंट दिखाना है, क्या दिखाना है बच्चों, डिसजॉइंट दिखाना है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इनका इंटरसेक्शन जो होगा बच्चों, वो हमारा फाई हो जाएगा। क्या होगा, इंटरसेक्शन हमारा क्या होगा, फाई हो जाएगा। इंटरसेक्शन फाई होने का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन ये भी एक ऑपरेटर है बच्चों, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संक्रिया। अभी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे नंबर के बीच में क्या लगाते हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन लगाते हैं, उसी तरीके से सेट के बीच में ये ऑपरेटर है, यानी संक्रिया है। तो इसको लगाने से कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, तो वो क्या करता है, ये इंटरसेक्शन इसको बोलते हैं बच्चों। इसमें क्या, इसका मतलब ये है कि सेट ए और सेट बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अगर ऐसा हो जाए इसका मतलब क्या है कि जाहिर सी बात है कि ये दोनों सेट अलग अलग होंगे। आगे हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि वेन डायग्राम वगैरह पढ़ेंगे, तो अगर वेन डायग्राम बच्चों भी पढ़ेंगे तो आगे हम लोग देखेंगे कि अगर ये सेट ए है, इसमें आप देखो 1 2 3 4 है बच्चों, और ये सेट अगर हमारा बी है तो इसमें ए बी सी डी है। क्लियर है? ये सेट ए और ये सेट बी है। अच्छा बताइए जरा, इसमें कोई सा भी एलिमेंट कॉमन दिख रहा है आपको? नहीं, तो हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों, अभी आगे हम लोग देखेंगे कि ये हमारे डिसजॉइंट सेट है, यानी ए एंड बी, ठीक है, आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट। क्लियर है? ये हमारा विसंगित समुच्चय हो जाता है। ठीक है, तो ये इन सब के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे बच्चों, क्योंकि अभी हम लोग इंटरसेक्शन के बारे में नहीं पढ़े और वेन डायग्राम के बारे में नहीं पढ़े हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वेन आरेख। तो उसको बारे में लोग जब पढ़ लेंगे तो ये सब ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों? अच्छा एक चीज और बच्चों जरा ध्यान दें कि हम लोग अभी रिक्त समुच्चय में जब बात कर रहे थे, जरा ध्यान देंगे, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, ठीक है, रिक्त समुच्चय की बात कर रहे थे, तो आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है, जरा ध्यान देंगे क्या, कि अगर इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, कि सेट के अंतर्गत कोई सेट है, ये हमारा कोई एक नया सेट है, सेट के अंतर्गत कोई एक सेट है, ठीक है, 2 सेट लिखे हैं, तो क्या ये रिक्त समुच्चय है बच्चों? पूछा जाए कि अगर ए कोई सेट है, सेट के अंतर्गत कोई सेट है, तो रिक्त समुच्चय होगा? तो बोलेंगे कि नो,
क्या बोलेंगे? नहीं, ये रिक्त समुच्चय नहीं है, नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉट नल सेट। ठीक है, इसको बोलेंगे नॉट नल सेट। देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों कि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं आपके एग्जाम में, या फिर जो भी आपका होम एग्जामिनेशन होता होगा उसमें ये पूछ लिया जाता है, या टीचर्स पूछते हैं कि सेट के अंदर अगर कोई सेट है क्या वो नल सेट है? तो बच्चों ये बिल्कुल नल सेट नहीं है। कारण क्या है, जरा ध्यान देंगे कि नल सेट होने के लिए मैंने प्रॉपर्टी बताया था कि सेट के अंतर्गत कुछ भी नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ सेट के अंतर्गत खुद ही नल सेट आ गया है। जरा देखिए, सेट के अंतर्गत एक खाली सेट है, इसके अंतर्गत कोई एलिमेंट है, कुछ भी आ जाए सेट के अंतर्गत, सेट अगर आ जाता है इसका मतलब वो हमारा क्या है? नल सेट नहीं है। देखिए अब इस सेट के लिए ये वाला जो एलिमेंट है, यानी ये वाला सेट है, एलिमेंट का काम करेगा। फिर से सुनिएगा बच्चों, ये हमारा सेट है, इस सेट के लिए किसका काम करेगा? एलिमेंट का काम करेगा। किसका काम करेगा बच्चों? एलिमेंट का काम करेगा। चलिए अगले वीडियो में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे कि एक्चुअली इन पे बेस्ड की इनके टाइप इतना ही पढ़े हम लोग, उस टाइप पे शुरू में 2-4 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जिससे कि ज्यादा क्लियर हो जाए कि सारी जो टाइप है इनके समुच्चय के वो डिटेल में आपको बता दूंगा, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली रिक्त समुच्चय में अगर कोई कुछ पूछ दिया जाए या कहीं से कोई सवाल पूछ दिया जाए तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्लियर है ना। और अपने बुक के आप एक्सरसाइज वगैरह लगा सकते हैं, जिनसे कि अभी तक जितना भी मैंने पढ़ा रखा है वो आपके लिए सफिशियंट है। अब जो भी आपकी बुक में एक्सरसाइज दिया है, शुरुआत के 1-2 अभ्यास आप लगा सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होता है तो फिर आप कमेंट में कमेंट करें। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।